Hello everyone, how are you? I am Reena and today I am going to discuss with you chapter number 8 from 8th class science NCERT book, and the topic of this chapter is cell स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। सेल क्या होती है बेटा, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि सेल क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कैसे उसके फंक्शन वर्क, कैसे उसकी जो हमारी सेल होती है उसके अंदर जो फंक्शन ऑर्गन होते हैं वो किस तरह से फंक्शन करते हैं भाई। मैंने इसके बारे में अलग अलग वीडियो बनाई हुई है अलग अलग चीज़ के बारे में, लेकिन ये वन शॉट वीडियो है तो आज हम थोड़ा फास्ट करेंगे भाई, ठीक है। तो इसके अंदर कहता है कि हमने पढ़ा है कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, नॉन लिविंग क्या होते हैं, ठीक है। वो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर क्या होता है बेटा, वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे चलना फिरना भी, घूमना, उनके अंदर डाइजेस्ट करना, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, ये सभी होती हैं। तो जो बेसिक यूनिट होती है हमारी स्ट्रक्चर की वो क्या होती है बेटा, सेल होती है। सेल हमारी बेसिक यूनिट होती है। और सेल को किससे कंपेयर किया गया है, ब्रिक से कंपेयर किया गया है, यानी कि ईंट से कंपेयर किया गया है। जिस तरह से बिल्डिंग बनाते हैं, हम घर बनाते हैं, तो उसके अंदर जैसे उसकी छोटी सी जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो बेसिक पार्ट है, स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो जैसे ब्रिक होती है, वैसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ह्यूमन बॉडी की नहीं, सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उनका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल है बेटा। तो इसके बाद कहता है कि डिस्कवरी ऑफ सेल की किसने डिस्कवरी की थी भी, रॉबर्ट हुक ने की थी हमारी 1665 के अंदर। उसने क्या किया था, उसने 1665 में ऑब्जर्व किया था, उसने एक पेड़ की छाल ली थी, यानी कि कॉर्क ली थी, फिर उसके अंदर से उसने क्या किया, एक स्लाइस ली, थिन स्लाइस कॉर्क की, और उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा तो उसने इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई दी, यानी कि कंपार्टमेंट के जैसे बॉक्सेस बने हुए थे। तो उसने जो रॉबर्ट हुक था हमारा, उसने क्या दे दिया, इसका नाम सेल, इसका नाम दे दिया भाई। फिर जैसे सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, उसने ये तो बता दिया कि भाई ये सेल है, ये इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट है, लेकिन वो पूरी तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि इसके फंक्शन कौन कौन से होते हैं, किस किस तरह से काम करती हैं, एनिमल्स में किस तरह की सेल होती हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर किस तरह की, और प्लांट्स के अंदर किस तरह की, यानी कि वेरीफाई नहीं कर पाया। उसके 150 साल के बाद क्या था कि रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवरी करी थी सेल की, उसके बाद 150 ईयर्स के बाद जो है, हमने जो माइक्रोस्कोप थे हमारे उस टाइम पे, जो माइक्रोस्कोप थी उनकी जो रिजॉल्विंग पावर थी वो क्या थी बेटा, बहुत मतलब इतनी वो नहीं हुई थी, ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, अभी देखो कितना टाइम हो गया था, 150 ईयर के बाद, यानी कि टाइम बहुत ही ज़्यादा हो गया था। और जो हमारे ये थे इंस्ट्रूमेंट थे, ये भी क्या हो गए थे, इम्प्रूव हो गई थी। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप इम्प्रूव हुए, उनकी जो हाई मैग्नीफिकेशन या रिजॉल्विंग पावर, कुछ भी बोल सकते हो, जैसे उनकी बढ़ी, तो हमने सेल के बारे में डीपली क्या क्या भाई आइडेंटिफाई किया कि सेल होती क्या है, ठीक है। सेल हमारी क्या होती है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, जो जिसका डिफरेंट तो डिफरेंट साइज होता है, शेप होती है, और क्या होता है, डिज़ाइन भी डिफरेंट होता है। डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के अंदर ना, डिफरेंट डिफरेंट लिविंग थिंग्स के अंदर इनका जो शेप, साइज और डिज़ाइन है वो अलग अलग होता है, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे एक अंडा एग्जाम्पल लेके चले थे, जैसे पहेली ने पूछा था कि क्या एक अंडा कौन सी किस तरह की सेल है, एक सिंगल सेल है या फिर ग्रुप ऑफ सेल है। तो जब तक अंडा हमारा क्या नहीं होता, उसके अंदर जाइगोट नहीं बनता, तब तक वो क्या है, एक सिंगल सेल है बेटा, ठीक है। क्या है वो, सिंगल सेल है। फिर इसमें बताया गया है कि जो एग होता है हैज़ रिप्रेजेंट ए सिंगल सेल एंड बिग इनफ कैन बी सीन विद अनएड आइज, यानी कि एक ऐसी सेल सिर्फ अंडा ही है जिस जो आकार में बड़ा होता है और जिसको हम नगन आंखों से देख सकते हैं भाई। फिर इसके बाद आया था, नहीं तो बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक सेल्स होती हैं जिसको हम हाई रिजोल्विंग पावर वाले माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज, यानी कि किस तरह की वैरायटी की होती है, यानी इनकी अलग अलग वैरायटी होती है, किसमें सेल नंबर ज़्यादा होते हैं, शेप कैसे होती है, इनका साइज कैसा होता है। तो जैसे जैसे साइंटिस्ट आगे बढ़ते हुए, टाइम जैसे मॉडरेट होता गया, इंस्ट्रूमेंट भी हमारे क्या होते गए, इम्प्रूव होते गए, तो कहता है कि साइंटिस्टों ने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया और उसके लिविंग सेल के बारे में स्टडी भी की, किस कैसे की भाई, हाई जो माइक्रोस्कोप थे, हाई रिजोल्विंग पावर वाले माइक्रोस्कोप थे, उनकी से भी जैसे एक स्ट्रेन ले लिया, डाई ले लिया, जो क्या है भाई,
कलर करती है पार्ट्स को, सेल के पार्ट्स को कलर करती है, जिससे हमें क्या होता है इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं उसकी स्ट्रक्चर के बारे में और उसकी सारी डिटेल्स के बारे में भी। कहता है मिलियन से भी ज़्यादा हमारे अर्थ पे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनकी डिफरेंट शेप होती है और डिफरेंट साइज होता है, उनका शेप और साइज भी अलग अलग होता है। तो शेप साइज हमारे इन नंबर ऑफ सेल का यानी कि वेरी करता है कि उनकी जो शेप साइज और नंबर ऑफ सेल इन्हीं चीज़ों पे लाइक वेरी करती हैं भी, कि उनका साइज जो है वो डिफरेंट है। तो कहता है इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। जैसे नंबर ऑफ सेल नंबर ऑफ सेल का मतलब होता है, अगर इसने ये कहा है कि अगर आप कंपैरिजन करते हो नंबर ऑफ सेल का एक टॉल ट्री और एक ह्यूज एनिमल लाइक जैसे एलिफेंट ले लिया, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स होती हैं वो बिलियन और ट्रिलियन के अंदर पाई जाती हैं। इसी तरह हमारा जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर भी ट्रिलियंस के अंदर है, उसकी शेप और साइज को वेरी करते हुए उसकी ट्रिलियंस में सेल हो सकती हैं भी। फिर कहता है डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ फंक्शन, यानी कि जब डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल मिल जाते हैं यानी कि अलग अलग ग्रुप की सेल मिल जाती हैं तो वे एक फंक्शन बना देती हैं और वो क्या करता है फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, अलग अलग काम करने के लिए होता है भी। ठीक, इसके बाद था जो हमारी सेल थी बेटा, वो सेल को दो तरीके से बांटा गया है, एक तो यूनिसेलुलर और एक हमारा क्या था मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होता है बेटा, जिसके अंदर एक सेल हमारी प्रेजेंट होती है, और मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा सेल जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि देखो बेटा ये स्ट्रक्चर है, जैसे ये तो जो रॉबर्ट ने की थी, जैसे ये क्या है ईट है हमारी, ये भी क्या है जैसे ईट लाइक स्ट्रक्चर है, इनके अंदर बस क्या है एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है हमें, राउंड राउंड सा है, और जो येलो कलर का जो जेली लाइक है लिक्विड, ये हमारा क्या है, ये हमारा साइटोप्लाज्मा है बेटा। ठीक है, तो कहता है ऑर्गेनिज्म जो हम आगे पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर, यानी कि जो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बना हुआ होता है उसको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। मल्टी का मतलब होता है मैनी और सेल का मतलब होता है भाई सेल। तो कहता है कि जिसके अंदर एक से ज़्यादा सेल मिलके कोई बनाती हैं तो उसको हम उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी। तो इनका फंक्शन भी क्या होता है अलग अलग होता है। फिर कहता है कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बिलियन सेल्स के अंदर होते हैं। लाइफ इज अ सिंगल सेल, यानी कि चाहे कितनी बिलियन हो ट्रिलियन हो किसी के अंदर सेल, लेकिन वो क्या होती हैं सिर्फ एक सिंगल सेल से ही बनी हुई होती हैं। ठीक है, चाहे बिलियन सेल्स का हो ऑर्गेनिज्म या फिर ट्रिलियन सेल का हो ऑर्गेनिज्म, लेकिन वो एक सिंगल सेल से बनता है भाई। कैसे बनता है, जैसे हमारा एग था, एग जो होता है उसके ऊपर स्पर्म क्या करते हैं आके कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो स्पर्म जब कांटेक्ट करेगा तो इसके जो होते हैं वो किसके साथ है, एग वाले जो होते हैं उनके साथ। तो क्या होता है बेटा, ओवरी में जब हमारा एग होता है तो सिंगल सेल होती है, और जब स्पर्म उसे आके फर्टिलाइज करते हैं तो वहाँ पे स्पर्म के और एग का जो न्यूक्लियस है, इनके न्यूक्लियस क्या होते हैं आपस में कांटेक्ट कर जाते हैं, और क्या एक नया जाइगोट की फॉर्म में एक नया हमें क्या देते हैं, एक सेल नई सेल देते हैं, जो आगे किसमें भी धीरे धीरे वो एम्ब्री में जाता है, जाइगोट फिर पेटस में जाता है, फिर इसके बाद वो एक न्यू बेबी बनकर आता है भी सामने। फिर इस तरह से वो डेवलप होता है, वो इसकी डेवलप प्रोसेस है। फिर इसी तरह कहता है कि एक सिंगल सेल से ही इंक्रीज होकर डेवलप होकर बहुत सारी जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो बनते हैं। बात समझ में आई बेटा कि एक सिंगल सेल से कैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं। इसका कहने का मतलब यही है कि एक जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने हैं वो सिर्फ एक सिंगल सेल से बने हुए हैं। वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर कहता है कि जो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलके बने हुए होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ एक ही सेल होती है, जैसे अमीबा है, अमीबा के अंदर सिर्फ एक सेल होती है, ये यूनिसेलुलर है। पेनक्रियाज है, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करते हैं, अपने एक ही सेल के थ्रू क्या करते हैं भाई, सारे काम करते हैं। न्यूक्लियस का भी इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, तो ये सूडोपोडिया है, ये सारे काम क्या किससे, न्यूक्लियस और सूडोपोडिया क्या इनकी द्वारा ही ये डाइजेशन करते हैं। ठीक है, इसी के द्वारा एक्सक्रिएशन करते हैं, इसी के थ्रू हम रेस्पिरेशन, ये अमीबा जो है वो रेस्पिरेशन करती है, यानी कि एक सिंगल सेल से ही वो सारे के सारे फंक्शन अपने
करती है भी। जो कि हम ह्यूमन बीइंग है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो क्या है, मल्टी सेलुलर हैं और इनके अंदर जो है अलग अलग सेल से अलग अलग फंक्शन किया जाता है, जो कि हम आगे डीपली पढ़ेंगे भी। तो क्या है भाई, अमीबा का एक सिंगल सेल से मिलके बना हुआ है, अगर वो ही खराब हो जाए तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड हो जाएगा भी। ठीक है, यानी कि खराब हो जाएगा, क्योंकि एक ही सेल से बना। ये तो है नहीं कि एक सेल से खराब होगी तो दूसरी सेल से काम कर चला लिया जाए, क्योंकि ये सिंगुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो क्या हो जाएगी, ये डेड हो जाएगी। इसका एग्जांपल क्या बताते हैं भाई, जैसे अमीबा है, ये कैप्चर करती है अपने फूड को, डाइजेस्ट करती है, रिप्रोड्यूस करती है, एक्सक्रिएट करती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस करती है और ग्रो भी करती है, सिर्फ एक सिंगल सेल के थ्रू भी। इसके बाद कहता है कि जो इसका एक एक्सपेरिमेंट अगर करना है तो कहता है कि जो इस हमारे सेल होती हैं, सेल से हमारे डिफरेंट टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से हमारे ऑर्गन बनते हैं। यानी कि आप सीधी सी सीक्वेंस याद कर लो, सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से क्या बनते हैं बेटा, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से हमारे क्या बनते हैं, ऑर्गेनिक सिस्टम, और ऑर्गेनिक सिस्टम से हमारे क्या बनते हैं, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो कहता है कि जो टीचर है आप उसके थ्रू, उसकी एब्सेंस में भी देख सकते हो अमीबा और पेनक्रियाज को, क्योंकि ये पॉन्ड वाटर में पाई जाती हैं और इसको आप इजीली अपने टीचर की अवेलेबिलिटी के अंदर इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हो। फिर शेप ऑफ सेल, शेप की बात आती है तो देखो बेटा, इसके अंदर हमारी जो बताई है अमीबा एक सिंगल सेल है। यहाँ पे अमीबा का ही भी जिक्र है, तो क्या करें, तो अमीबा एक सिंगल सेल है भी, वो उसकी शेप अपीयर कब इरेगुलर है, क्योंकि उसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, यानी कि अमीबा की कोई फिक्स शेप नहीं है, उसकी इरेगुलर शेप है। वो कभी हमारी क्या हो जाती है, भोजन को कैप्चर करने के लिए इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है कि भोजन को जब इसको फूड मिलेगा तो दिखाई देगा, तो ये अपनी पोजीशन क्या कर लेती है, चेंज करती रहती है। ठीक है, फिर कैप्चर करके वापस अपनी शेप दो। जो इसका प्रोजेक्शन ऑफ शेप चेंजिंग है वो किसके थ्रू होता है भाई, सूडोपोडिया के थ्रू होता है, सूडोपोडिया कहा जाता है। जो इसकी लेंथ को प्रोड्यूस करता है, प्रोजेक्ट करता है वेरी, जो अलग अलग फंक्शन के लिए, तो वो किसके थ्रू करता है, सूडोपोडिया के थ्रू करता है। ठीक है, तो अमीबा की अपीयर होने की, दिखना और डिसअपीयर होना सभी किसके वजह से होता है, हमारा सूडोपोडिया की वजह से होता है। ये क्वेश्चन याद रह जाएगी, सूडोपोडिया का अमीबा के अंदर क्या फंक्शन है, उसकी लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करने में, उसकी शेप को चेंज करने में इसका इम्पोर्टेंट रूल है। इसी तरह कहता है बेटा, जो जिस तरह से सूडोपोडिया अमीबा के अंदर होता है, उसी तरह हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी WBC नाम की एक सेल होती है। ठीक है, जो क्या करती है कि हमें, इसने ये बता दिया कि WBC हमारे अंदर सिंगल सेल होती है, लेकिन क्या वो अमीबा की तरह एक सिंगल सेल से ही सारे फंक्शन कर सकती है, तो हम कहेंगे नहीं भाई, क्योंकि WBC भले एक सिंगल सेल हो, लेकिन उसकी वो सिर्फ हमारी क्या करती है, चेंज इट शेप, वो सिर्फ और सिर्फ चेंज करती है शेप को भी। ठीक है, बट WBC इज ए सेल अमीबा इज ए फुल फ्लैग्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कहता है कि जो अमीबा है वो सिर्फ अपनी सिंगल सेल पे ही डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है उस पर, लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग सेल हैं जिसके ऊपर हम डिपेंड है भी। कहता है व्हाट शेप ऑफ यू एक्सपेक्ट ऑर्गेनिज्म विद मिलियन ऑफ सेल, क्या आप जिसके अंदर मिलियन ऑफ सेल होंगे उसका स्ट्रक्चर आप किस तरह से एक्सपेक्ट करते हो भाई। कहता है शो डिफरेंट सेल सच एज ब्लड, मसल्स एंड नर्व्स ऑफ द ह्यूमन बींग। कहता है कि जैसे हमने ह्यूमन बींग के अंदर 3 तरह की सेल्स देखी हैं बेटा, ए फिगर नंबर ए में, बी में और सी में, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट सेल हैं भी, जैसे कि ये दिखाई गई। ये क्या है, RBC, रेड ब्लड सेल भी, ये हमारी कैसी है, न्यूरो सेल हैं, ये हमारी कैसी है, मसल सेल हैं। तो देखो इनका शेप क्या है, स्पेरिकल, इनका शेप कैसा, स्पिंडल। ठीक है, और इनका नर्व जो सेल होती हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ब्रांच स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, इलोंगेटेड बोल सकते हो। ठीक है, और ये क्या करती हैं, नर्व जो सेल होती हैं ये मैसेज को ट्रांसफ़र करती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में भी। और इसके जो नर्व सेल होती हैं वो हमारे कहाँ होती हैं, नर्व सिस्टम के अंदर होती हैं भी।
तो ये कहता है कि इसका सिर्फ इतना सा काम है कि ये क्या करती हैं, मैसेज को लेती हैं और रिसीव करती हैं और ट्रांसफ़र करती हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर भी। तो देखो बेटा, हमने इसकी मदद से समझ लिया कि हमारी शेप किस किस टाइप की होती हैं। कुछ हमारी कैसी होती हैं, स्पेरिकल होती हैं। जो रेड ब्लड सेल हैं वो हमारी किस तरह की हैं, स्पेरिकल हैं। और जो हमारी मसल सेल हैं वो हमारी किस कैसे हैं, स्पिंडल हैं। और थर्ड है हमारी नर्व सेल। नर्व सेल हमारी ब्रांचेज या फिर इलोंगेटेड आप बोल सकते हो भी। फिर कहता है आपने देख लिया भी कि किस तरह की हमारी सेल होती हैं। सेल वॉल इज़ द यानी कि जो प्लांट्स होता है, अब इसमें एक बात और नई आई है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर इन सेल को एक और सेल जो कवर करती है उसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सेल वॉल कहते हैं। इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट, यानी कि प्लांट के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसको कवर करती है, उसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं भी। ठीक है, इसके बाद कहता है रिज्ड टू दिस सेल्स बैक्टीरिया सेल आल्सो हैव ए सेल वॉल। कहता है कि एक बैक्टीरिया सेल होती है उसके अंदर भी सेल वॉल पाई जाती है भी। इसके बाद आता है साइज। शेप हमने पढ़ ली भाई, किस किस तरह की शेप होती है हमारी, स्पिंडल, स्पेरिकल और इलोंगेटेड या फिर ब्रांच सेल आप बोल सकते हो। इसके बाद आती है हमारी साइज ऑफ सेल। किस सेल का साइज कैसा होता है भाई, मिलियन साइज में होता है। तो कहता है कि जो साइज होता है शेप का वो कैसा होता है भाई, 1 मिलियन का, 1 मीटर का 1 मिलियनवा छोटा सा 1 मिलियनवा भाग क्या होता है, साइज का, सेल का हमारा साइज होता है अभी। ठीक है, इसके बाद कहता है कि जो फ्यू सेंटीमीटर के अंदर भी बोल सकते हैं, मे बी एज लार्ज ए फ्यू सेंटीमीटर, या फिर आप इसको माइक्रोमीटर या माइक्रोन के अंदर भी काउंट कर सकते हैं अभी। फिर कहता है सेल जो होती है माइक्रोस्कोपिक के इन साइज एंड आर नॉट विजिबल टू अनहेड आइज, यानी कि माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हम सेल की जो साइज है उसको देख सकते हैं, नगर आंखों से नहीं देख सकते भाई, वो हमें दिखाई नहीं देगी। तो कहता है उसके लिए देखने के लिए हमें हाई जो रिजोल्विंग पावर वाले माइक्रोस्कोप हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सबसे छोटी जो सेल होती है हमारी उसका जो साइज़ है 0.1 से 0.5 माइक्रोस्कोप है भाई, माइक्रोमीटर है। और वो बैक्टीरिया है हमारा, और वो कौन सा बैक्टीरिया है, पीपी येलो बैक्टीरिया है भाई। फिर जो लार्ज साइज है हमारी सेल वो है एग ऑस्ट्रिच का। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है उसकी सेल सबसे बड़ी पाई जाती है और वो 170 to 130 माइक्रोमीटर होती है बेटा। इसके बाद कहता है बॉयल ए हैन एग। जब एक हैन एग को आप बॉयल करते हो तो आप देखते हो कि जो येलो पार्ट था उसके चारों तरफ जो वाइट पार्ट था वो क्या हो जाता है, वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो कहता है यू कैन ऑब्जर्व द सिंगल सेल विद एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस, बगैर किसी मैग्नीफाइंग डिवाइस के आप उसको देख सकते हो बेटा। फिर कहता है कि जो साइज का सेल से कोई रिलेशन है, तो कहता है नहीं, साइज का कोई सेल से रिलेशन नहीं है, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज ऑफ ए रेट। कहता है जैसे हमने एक हाथी का और एक चूहे का ले लिया भाई, किस चूहे के अंदर सेल ऑफ जो सेल होती है नंबर ऑफ सेल वो कम होंगी, लेकिन एक एलिफेंट के अंदर ज़्यादा होंगी। बट क्या है कि साइज का कोई मैटर नहीं होता, किसके ऊपर, वही नंबर ऑफ सेल के ऊपर, सिर्फ उनका क्या होता है, फंक्शन डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर। जैसे एग्जाम्पल नर्व सेल हो गया भी, बोथ इन प्लांट एलिफेंट एंड रेट दोनों के अंदर होती है हमारी नर्व सेल, जो क्या करती हैं भी, लॉन्ग और ब्रांचेज होती हैं, और दे आर परफॉर्म, उनका परफॉर्म करने का क्या तरीका है, यानी कि फंक्शन करने का क्या है कि वो मैसेज को रिसीव करती हैं और ट्रांसफ़र करती हैं, चाहे वो रेट के अंदर छोटी नर्व सेल हो या फिर एलिफेंट के अंदर बड़ी सेल हो, बड़ी सेल के फॉर्म में हो नर्व सेल हमारी, लेकिन दोनों काम क्या करती हैं, सेम करती हैं भाई, मैसेज को डिलीवर करती हैं। ठीक है, तो कहता है कि साइज का इन चीज़ों पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ क्या किस चीज़ पे फ़र्क पड़ता है, उनके फंक्शन पे, कि वो फंक्शन किस तरह से करती हैं। देखो नर्व सेल रेट के अंदर होगी तो भी वो क्या करेगी, मैसेज को डिलीवर करेगी, एलिफेंट के अंदर होगी तब भी वो मैसेज को ट्रांसफ़र करेगी, डिलीवर करेगी। अब आती है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, की सेल किस किस तरह से की स्ट्रक्चर बनी हुई है और उसको किस तरह से फंक्शन करती है भाई।
कहता है कि आपने क्लास 7th में पढ़ा था कि भाई डाइजेस्ट, हमारे शरीर के अंदर जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है किसके थ्रू भाई, डाइजेस्टिव ऑर्गन के थ्रू, ठीक है, जो कि क्या होते हैं जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो कहता है कि डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन को, जैसे डाइजेशन हो गया, एसिमिलेशन हो गया भी, एब्जॉर्प्शन हो गया। इसी तरह जो कहता है कि जो स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन फंक्शन होते हैं वो करते हैं, जैसे एग्जांपल रूट हेल्प करता है किसके अंदर, वाटर को एब्जॉर्व करने में, मिनरल्स को एब्जॉर्व करने में। लीफ क्या करती हैं, सन से सनलाइट लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, ठीक है भाई। फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा वो फूड तैयार कर लेती हैं भी। इसके बाद कहता है ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ कॉल्ड टिश्यूज। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं अभी कि जो सेल होती हैं, हमारी सेल से हमारे टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से हमारे ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गेनिक सिस्टम बनते हैं, और ऑर्गेनिक सिस्टम से हमारा ऑर्गेनिज्म बनता है भी, ठीक है। तो पहेली कहती है कि टिश्यू विच इज टर्न आर मेड अप ऑफ सेल्स, की टिश्यू जो होते हैं वो सेल से बने हुए होते हैं, और जो सेल होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चर क्या है भाई, यूनिट है, ठीक है। इसके बाद आता है पार्ट ऑफ सेल। सेल के कितने पार्ट होते हैं बेटा, सेल के कितने पार्ट होते हैं, मेनली तो इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे गोल्गी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया। लेकिन जो मेन माने गए हैं, बेसिक जो कंपोनेंट माने गए हैं वो 3 माने गए हैं। फर्स्ट हमारा सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्मा है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है भाई, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, जो किससे भाई इसको सेपरेट करता है, किससे, साइटोप्लाज्मा से, और किससे भी नहीं, साइटोप्लाज्मा से नहीं। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेपरेट करता है सेल को किससे भी, अनदर से, दूसरों से, और सराउंडिंग में जितने भी सेल के मीडियम है उनसे भी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोर्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स होते हैं जो अलाउ करते हैं किसी भी चीज़ को बाहर आने और जाने के अंदर के लिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि सेमी परमिएबल का मतलब होता है ये खुद से क्या करती हैं कि किसी चीज़ को यहाँ आना ना आना, इसको अलाउ करना क्या कहलाता है, सेमी परमिएबल। तो मूवमेंट के लिए मटेरियल बोथ इनवर्ड और आउटवर्ड, अंदर जाने वाली चीज़ों को भी कौन देखता है भाई, पोर्स, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देखती है भाई। फिर इसके बाद आते हैं भाई सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, जैसे बाउंड्री ऑफ द ओनियन सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। जो बाउंड्री होती है जैसे प्याज की, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है भाई। जैसे इसने एक्टिविटी करवाई थी सेल मेम्ब्रेन की, जैसे आपने क्या लेना है, एक ओनियन लेना है, यहाँ पे ये एक्टिविटी है आपकी। ये एक्टिविटी क्या दिखाती है कि आपने क्या लेना है, एक ओनियन लेना है, उसको बीच से कट करोगे तो जो पिंक कलर का पार्ट है उसको आप निकाल दोगे, और जो वाइट कलर का, उसके अंदर से वाइट कलर की एक लेयर निकलती है, उसको आप स्लाइड पे रखोगे, और हाई रिजोल्विंग पावर वाले माइक्रोस्कोप के थ्रू जब देखोगे तो पहले उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट डालनी है। वाटर ड्रॉपलेट डालने के बाद आपको क्या डालना है, उसके ऊपर मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन की 1-2 ड्रॉप डाल के, और आप उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखोगे तो आपको जो स्ट्रक्चर है वह ऐसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी भी, ठीक है। इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाई देगी। इसमें आप आराम से बता सकते हो भी, जो ये होता है, जो ये लाइन दिखाई दे रही है, ये हमारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होती हैं। जो ये राउंड राउंड दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। क्या होता है हमारा, न्यूक्लियस। ये हमारी क्या होती हैं, सेल मेम्ब्रेन। ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस। और जो ये जेली लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये हमारी क्या होती है, साइटोप्लाज्मा होती है। तो इसने कहा ना, जो सेंटर में जो डेंसर राउंड राउंड दिखाई दे रही है, हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। जेलिक लाइक सब्सटेंस जो होता है वो हमारा क्या होता है, साइटोप्लाज्मा होता है। इसके बाद बूझो ने एक और बात सोची कि आई वॉन्ट टू नाउ एनी प्लांट सेल नीडेड सेल वॉल, की प्लांट को जो है सेल वॉल क्यों चाहिए बेटा, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो थिक लेयर से कवर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। यानी कि ये तो हमारी क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर हमारा ये लिक्विड सा क्या हो गया भाई, ये ऐसे ऐसे बनी हुई जो स्ट्रक्चर है ये क्या होगी भाई, हमारी साइटोप्लाज्मा।
और इसके अंदर एक सर्कल सा होता है, ये न्यूक्लियस होता है। तो इसको ये पतली सी लेयर होती है, इसको कवर करने के लिए एक थिक लेयर आती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। और सेल वॉल क्या क्यों ज़रूरत है भाई, क्या हमें ज़रूरत नहीं है? नहीं, क्योंकि हम जब भी कोई जो क्लाइमेट जो भी हमारे वेरिएशन होते हैं उनसे हम खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, चल कर भी फिर कर। क्योंकि जब भी मान लिया कोई तेज़ हवा चलती है, आंधी आती है, तो हम अपने आप को एक सेफ प्लेस पे ले जाके चले जा सकते हैं भी। लेकिन प्लांट जो होता है, प्लांट जो होते हैं उनके अंदर मूवमेंट नहीं होती भी। इसीलिए अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए इन डिफरेंट वेरिएशन से, जैसे हाई टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से बचाने के लिए इनके अंदर एक सेल वॉल होती है भाई, ठीक है, जो इनसे इनकी रक्षा करती है भी, इनका बचाव करती है। फिर जो होता है, कहता है कि बूझो और पहेली ने एनिमल सेल के बारे में जानने की इच्छुक हुई भी। साइटोप्लाज्मा क्या होता है? देखो, ये एक्सपेरिमेंट क्या है, ये हमारी ह्यूमन चिक सेल है। यानी कि जब भी आप कोई टूथपिक लोगे, अपने गाल पे क्या करोगे, अच्छे से रब करोगे, तो उस टूथपिक की जो निब है, ऊपर वाला जो टॉप पार्ट है, उसके ऊपर जो है सेल निकल आएंगी भी। उसको आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हो भी, ठीक है। तो इस तरह की हमारी स्ट्रक्चर दिखाई देगी, क्योंकि इसके चारों तरफ देखो कोई सेल वॉल नहीं है। तो हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर और एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती भी। साइटोप्लाज्मा है, साइटोप्लाज्मा क्या कहता है? जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, सब्सटेंस होता है जो सेल मेम्ब्रेन के और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है भी। इसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं। वेरियस अदर और कंपाउंड और ऑर्गेनेल्स, इनके अंदर कहता है कि और भी कंपाउंड्स और ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं भी, जो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? सेल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मा। जो सेल होती हैं वो साइटोप्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसम्स, जो क्या क्या किस किस नाम से क्या क्या नाम से डिफाइन की गई हैं वो सेल्स हमारी? माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से, गोल्गी बॉडीज के नाम से और राइबोसोम्स के नाम से, जो कि किस में प्रेजेंट होती हैं? साइटोप्लाज्मा के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं भी। इसके बाद न्यूक्लियस आता है भी। न्यूक्लियस हमारा क्या, हमें पता है कि जो हमारा राउंड शेप का होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, जो किसके अंदर पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, इसलिए उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला गया है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर भी एक छोटी सी स्पेरिकल बॉडी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं भी। फिर न्यूक्लियोलस के अंदर क्या कहता है कि इनके अंदर जो कंटेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स कहते हैं भाई हमारे जो क्या होती है भाई? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है और इनके ऊपर हमारे जीन्स पाए जाते हैं भी। जीन्स क्या करते हैं? जीन्स का मतलब होता है डीएनए का सीक्वेंस, डीएनए का सीक्वेंस भी। क्या होता है डीएनए का सीक्वेंस? का मतलब होता है ये हमारे जो करैक्टर होते हैं हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर जो आते हैं, जैसे नाक का आँख की बनावट है, वो एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन डिलीवर करते हैं। कौन करते हैं? हमारे जीन्स करते हैं भी। इनहेरिटेड होते हैं भी ये, जो ऑफ स्प्रिंग के अंदर, यानी कि जो बॉर्न बेबी होता है उसके अंदर ये इन करैक्टर्स को डिलीवर करते हैं, ठीक है। फिर कहता है इनहेरिटेंस टू ट्रांसफर ऑफ द करैक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, यानी कि बच्चे के अंदर इनको ट्रांसफर करते हैं। तो कहता है क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। क्रोमोसोम्स को भी तभी देख सकते हैं जब हम सेल का डिवाइड करेंगे, सेल को डिवाइड करेंगे भी, उसको अलग अलग हिस्सों से देखेंगे भी। फिर जीन्स के बाद जीन क्या होते हैं इनके बारे में बताया गया है बेटा कि जीन क्या होते हैं? ये अपने पेरेंट्स से, ये जीन्स का मतलब होता है कि उसके पेरेंट्स के करैक्टर ही जो ऑफ स्प्रिंग होता है बच्चे के अंदर दिखाते हैं अभी। अगर उनके करली हेयर हैं तो करली हेयर, अगर मान लिया जाए माँ या पापा के करली हेयर है तो बच्चे के भी करली हेयर हो सकते हैं। उनकी आंखें अगर ब्लैक थोड़ी सी क्या है ब्राउन है तो बच्चे की आंखें भी ब्राउन हो सकती हैं। सिर्फ इन्हीं के बारे में बताया गया है कि डिफरेंट करैक्टर भी हो सकते हैं और सेम करैक्टर भी हो सकते हैं भी। फिर कहता है न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन हेरिटेशन एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सेल। द एंटायर कंटेंट ऑफ ए लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्मा। कहता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो एक और इनहेरिटेशन के अंदर भी रोल इम्प्रूव करता है, भी रोल निभाता है। वो क्या करता है? कंट्रोल करता है। जो सेंटर के अंदर एक्टिविटी होती हैं, सेल के सेंटर के अंदर एक्टिविटी होती है, उनको कंट्रोल करता है। तो कहता है कि जो कंटेंट है, जो अंदर के जो कंटेंट है लिविंग सेल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं भी,
ठीक है, जो इंक्लूड होता है हमारे किससे भी, साइटोप्लाज्मा से और न्यूक्लियस से। प्रोटोप्लाज्मा इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, इसको हम लिविंग सब्सटेंस माना जाता है, यानी कि प्रोटोप्लाज्मा को लिविंग सब्सटेंस माना जाता है भी। फिर ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल होती हैं उनके बारे में बताया भी। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उनको प्रोकैरियोटिक सेल बोला जाता है। और जिनके अंदर उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, प्रोकार्योट्स बोलते हैं। और जिन सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, प्रेजेंट होता है, उसको हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं भी। और उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक। जैसे एल्गी हो गया भाई, फंगी हो गया, ठीक है, ये हमारे क्या हैं, यूकैरियोटिक हैं। और बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी ये क्या है, हमारे प्रोकैरियोटिक हैं। समझ में आ गया भी, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अब इसके बाद आता है वैक्यूल। वैक्यूल क्या होते हैं, वैक्यूल और कुछ नहीं, ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर होती है साइटोप्लाज्मा के अंदर, और इनको हम बोएंसी भी बोलते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स को हम बोएंसी भी बोलते हैं, जो कि सिंगल एंड ए बिग एज इन ओनियन सेल, जो कि एक बड़ा और सिंगल अकेला जो होता है ओनियन सेल के अंदर पाया जाता है। चिक सेल के अंदर ये छोटे वैक्यूल्स होते हैं, एनिमल सेल के अंदर भी छोटे होते हैं, यानी कि एनिमल और ह्यूमन सेल जो होती हैं उनके अंदर वैक्यूल्स छोटे साइज में पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर सिंगल तो सेल होती है लेकिन बड़े साइज के अंदर पाए जाते हैं वैक्यूल्स हमारे। सम माइट हैव नोटिस सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्मा ऑफ द सेल इज कॉल्ड, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजेंशिया। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजेंशिया कहते हैं। कि बच्चों आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारी कलर्ड बॉडी के अंदर छोटे छोटे साइटोप्लाज्मा जो सेल होती हैं वो होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांजेंशिया कहते हैं। तो कहता है ये स्कैटर्ड करती हैं साइटोप्लाज्मा टू द लीफ सेल, यानी कि जो लीफ सेल के अंदर साइटोप्लाज्मा को स्कैटर्ड करती हैं। स्कैटर्ड करना यानी कि वापस भेजना होता है बेटा। तो इनको हम क्या कहते हैं, प्लास्टाइड्स कहते हैं, इनको हम प्लास्टाइड कहते हैं। और ये जो डिफरेंट कलर के होते हैं तो डिफरेंट हमारे होते हैं। इनके अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल होता है। जो हमारी लीव्स होती हैं उनमें ग्रीन पिगमेंट जो होता है वो क्लोरोफिल को रिप्रेजेंट करता है भी। ग्रीन कलर प्लास्टिड, ये हमारे जो ग्रीन कलर के जो प्लास्टिड होते हैं वे हमारे क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं भी। दे इम्प्रूव ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स, जो क्या करते हैं, लीव्स के अंदर हरे रंग को प्रोवाइड करते हैं। अगर मान लिया जाए उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है लीफ के अंदर, तो वो उनका जो कलर है लीफ का वो ग्रीन नहीं रहेगा भी। यू मे रिकॉल दैट द क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लिविंग लीव्स इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, और ये क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए भी बहुत ही आवश्यक है भी। फिर कहता है कंपैरिजन करना है हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल का। देखो बेटा, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में अगर हमें कंपेयर करना है तो एक्टिविटी जो 8.3 है और 8.4 को देखना होगा। एक्टिविटी 8.3 क्या थी भाई, हमारी ओनियन की थी, जिसके अंदर हमने क्या किया था भाई, सेल देखा था। कि जो उसमें देखा था कि जो सेल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसको एक प्रोटेक्ट करती है लेयर अलग से, वो क्या कहलाती है, हमारी सेल वॉल कहलाती है। लेकिन एनिमल्स के अंदर तो प्लांट्स के अंदर तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है हमारी, लेकिन एनिमल्स और जो ह्यूमन बीइंग है उनके अंदर जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। सबसे मेन कंपैरिजन तो यही बनता है अभी। फिर केयरफुली देखना है हमें 6.8.7 ए और बी को और टेबल के अंदर लिखना है भाई। इनकी जो सिमिलरिटी है और डिसमिलरिटी है उनके, देखो बेटा साइटोप्लाज्मा दोनों के अंदर होता है, प्लांट सेल के अंदर भी होता है और एनिमल सेल के अंदर भी पाया जाता है। तो देखो सेल मेम्ब्रेन हमारा क्या है, दोनों के अंदर है, प्लांट सेल के अंदर भी और एनिमल सेल के अंदर भी। वैक्यूल्स दोनों के अंदर प्रेजेंट है भी, प्लांट और एनिमल। न्यूक्लियस जो है वो दोनों के अंदर है। न्यूक्लियोलस जो है ये छोटा सा ब्लैक कलर का दिखाई देता है, ये भी क्या है, न्यूक्लियोलस है, जो कि दोनों में प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्मा भी दोनों में प्रेजेंट होता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट हमेशा लीफ में प्रेजेंट होता है, यानी कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है भाई, लीफ में ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है पत्तियों को हमारी, ठीक है, हमारी पत्तियों को क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये बहुत ही हेल्पफुल है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। सेकंड क्या है भाई डिफरेंस, कि इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है हमारे प्लांट्स के अंदर, लेकिन ह्यूमन बॉडी या फिर आपके एनिमल सेल हैं उनके अंदर जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट नहीं होती। बस ये दो ही डिफरेंस थे बेटा।
ठीक है, इसके बाद आते हैं व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या पढ़ा है भाई अभी तक। ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्ट आर कॉल्ड ऑर्गन, यानी कि जो ऑर्गन होते हैं वो ऑल ऑर्गेनिज्म जो हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बने होते हैं छोटे छोटे ऑर्गन से मिलके बने हुए होते हैं। ऑर्गन्स आर मेड अप स्टिल स्मॉल पार्ट, दिस इज कॉल्ड, हमारे जो स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट की जो ऑर्गेनिज्म की है वो क्या है, सेल है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो हमारे क्या है, सेल है बेटा। सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन कॉक बाय रॉबर्ट हुक ने 1665 में हमने डिस्कवर किया था भाई। सेल एग्जिबिट इन ए वेराइटी ऑफ शेप एंड साइज, बिल्कुल हम क्या कहते हैं कि जो सेल होती है वो बहुत सारी वेराइटी की शेप और साइज के अंदर भी एग्जिबिट करते होती है भाई, चाहे कितना ही बड़ा साइज हो, चाहे कितना ही छोटा हो, चाहे उसकी शेप कैसी हो भाई, स्फेरिकल हो, इलोंगेटेड हो, राउंड हो, स्क्वायर हो, लेकिन हर टाइप की जो शेप होती है उसके अंदर सेल हमारी प्रेजेंट होती है भी। फिर न्यू नंबर ऑफ सेल्स आल्सो वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, वेरी करती है भी, हाँ, और एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाती है, सेम होती है हमारी। सम सेल्स आर बिग इनफ टू बी सीन विद द अनहेडा, कुछ जो होती हैं सेल बहुत बड़ी होती हैं जिनको हम अनहेड आँखों से देख सकते हैं, जैसे हैन एग है, मुर्गी का अंडा है, सिंगल सेल है भी जिसको हम आँखों से देख सकते हैं, लगन आँखों से। पर कुछ सेल जो होती हैं बहुत छोटी होती हैं जिनको हम नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। कहता है सम ऑर्गेनिज्म आर सिंगल सेल वाइल अदर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सेल, कहता है कि कोई सेल तो हमारी सिंगल सेल होती हैं और किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारी सेल पाई जाती है और किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सिर्फ सिंगल सेल पाई जाती है। सिंगल सेल वाला क्या है ऑर्गेनिज्म, अमीबा है, ठीक है, अमोबिया भी बोल देते हैं इसको, बहुत सारे। और जो बहुत सारी सेल होती हैं वो एनिमल्स हो गए भी, प्लांट्स हो गए भी, ह्यूमन बॉडी होगी, ठीक है। फिर कहता है सिंगल सेल इज cell of a unicellular organism perform all the basic function performed by a variety of cell in multicellular organism, कहता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी बने हुए हैं वो सिर्फ पहले किससे बने हुए थे, एक सिंगल सेल से ही सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, बाद में वो क्या थे भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने। जैसे एग है भी, ओवरी के अंदर होता है, जब इसके ऊपर स्पर्म अटैक करता है तो इसके न्यूक्लियस और एग का जो न्यूक्लियस है वो मिलकर एक जाइगोट बनाता है, फिर इससे हमारा बेबी बनता है। तो क्या कहते हैं कि जो एक सिंगल सेल फर्टिलाइज होकर क्या बनाती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाती है। द सेल ऑफ 3 मेन पार्ट, सेल के अंदर 3 मेन पार्ट होते भी हमें पता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है थर्ड हमारा, ठीक है। तो जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं ऑर्गेनल्स, जैसे भी गोल्गी अपरेटस हो गया भी हमारा, ठीक है, रेक्टेंगल, और हमारे क्या क्या होते हैं इसके अंदर, गोल्गी होता है, और कौन किससे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम होता है, ठीक है। फिर कहता है न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस हमारा सेपरेट होता है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू। फिर कहता है सेल विदाउट वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं, जिनके अंदर हमारा जो होता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती। यूकैरियोटिक में क्या होता है, प्रेजेंट होती हैं, और न्यूक्लियस जो होता है वेल क्या होता है भाई, ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। फिर प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल हैविंग एडिशनल लेयर अराउंड द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल से हम इसको प्लांट और एनिमल सेल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि बता सकते हैं इनके बीच में डिफरेंस। फिर कलर्ड बॉडी होती है उसको हम प्लास्टिसाइड कहते हैं, और ये पौधों के अंदर पाई जाती हैं, सिर्फ ग्रीन प्लास्टिसाइड कंटेन करती हैं क्लोरोफिल को, और ये क्या बनाती है, क्लोरोप्लास्ट बनाती है। प्लांट सेल के अंदर एक बीच में प्लांट सेल के बीच में बिग सेंट्रल वैक्यूल होते हैं, जो क्या होते हैं भाई, स्मॉल वैक्यूल इन एनिमल्स, यानी कि प्लांट सेल के अंदर तो वैक्यूल्स बड़े साइज में होते हैं, एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं। वैक्यूल्स को डिफाइन करते हैं हम किससे के फॉर्म में, बॉन्सी की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर होता है हमारा खत्म। थैंक यू।